हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम 6th वीडियो करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज की। तो ये भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस एनवीएस की पीजीटी की जो पोस्टर निकलने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन। देखिए, इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा रिलेटिव चेंज बताते हैं, ठीक है। और अगर कोई रिलेटिव चेंज बता रही है, यानी कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, तो इसे हम किस में डिनोट करते हैं? परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑल द ऑब्जर्वेशन पे अरिथमेटिक मीन भी बेस्ड होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी बेस्ड होता है और हार्मोनिक मीन भी बेस्ड होता है। बेस्ड कौन सा नहीं होता? मोड। मोड क्या बताता है हमें? फ्रीक्वेंसी बताता है किसी टर्म्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ ऑल द वैल्यूज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि हर वैल्यू की इक्वल इंपॉर्टेंस है अगर किसी इंडेक्स नंबर में, तो उस इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है। वेटेड इंडेक्स नंबर होता है जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर आपने देखा है तो वो क्या होता है? समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे क्या है? बेस ईयर की क्वांटिटी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये क्या होता है? बेस ईयर क्वांटिटी बेस्ड वेटेड इंडेक्स नंबर भी हम इसे कह सकते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है जहां पे जो वेरिएबल है उनको हम इक्वल इंपॉर्टेंस दें, तो उसे हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो ऑल द वैल्यू आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तो उस इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाएगा? अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज वेट्स आर यूज्ड इन। अभी अभी मैंने आपको बात करी लेस्पियर्स मेथड की, तो बेस ईयर का मेथड किसमें यूज होता है? लेस्पियर्स में। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू में 100। वहीं पे अगर हम पैस्चेस की बात करें तो ये होता है P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 इनटू में 100। और वहीं पे हम फिशर की बात करें तो फिशर क्या बताता है हमें? अंडर रूट समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू में समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई विद 100। तो ये क्या होता है? ये लेस्पियर और पास्चर मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, फिशर आइडल मेथड। तो यहाँ पे हमने बेस ईयर की क्वांटिटी किसमें यूज करी है? लेस्पियर्स मेथड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हेन ए मोनोपोलिस्ट इज इन पोजीशन टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस, इट इज द केस ऑफ। देखिए, ये केस होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? जहाँ पे हम सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारा प्रोड्यूसर ले जाता है, यानी कि एक एक यूनिट पे वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जहाँ पे हम बल्क में जब कोई क्वांटिटी खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि आप अगर 10 खरीदेंगे तो उसके साथ 2 फ्री। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आप ज्योग्राफी के बेस पे, एज की बेस पे, टाइम के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपने प्री बुकिंग कर ली है तो आपको टिकटें क्या मिल रही हैं? 10% डिस्काउंट पे मिल रही हैं, तो इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो पहले बुकिंग करेगा उसको डिस्काउंट है। वहीं पे एज के बेस पे क्या होता है? अगर आप ओल्ड पीपल के लिए किसी चीज का प्राइस कम रखते हैं जबकि नॉर्मल जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप प्राइस ज्यादा रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, द ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल इज मेजर्ड बाय। देखिए, ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट रिग्रेशन मॉडल किसके द्वारा मेजर किया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? आर स्क्वायर से। और ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बताता है? हमारे पास 2 वेरिएबल हैं y एंड x, तो ये हमें बताएगा प्रोपोर्शन इन वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाय एक्स वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है हमें गुडनेस ऑफ फिट। वहीं पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे डिनोट करते हैं? आर। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके अलावा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है? रिलेटिव डिस्पर्जन बताता है डाटा में, डाटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ओके, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमें यूल ने दिया था, ये हमें क्या बताता है? एसोसिएशन ही बताता है। ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर द ईयर 2016 हैज बीन गिवन टू ओलिवर हार्ट एंड बेंट होमस्ट्रॉम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू। देखिए, इन्होंने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज 2016 में। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि करंट ईयर में, जिस भी ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, उस ईयर में नोबेल प्राइज किसे मिला है और उससे पहले वाले साल में नोबेल प्राइज किसे मिला है, और साथ ही साथ उन्होंने किस फील्ड में काम किया है।
जिस फील्ड के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। और इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था रैगनर फिश्च को और जैन टिनबर्जन को। ओके, कब मिला था? 1969 में मिला था। इन्होंने किस पे काम किया था? इकोनोमेट्रिक्स पे काम किया था। ओके, उसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फीमेल कौन थी नोबेल प्राइज लेने वाली इकोनॉमिक्स में? वो थी ऑस्ट्रोम। इनको कब मिला था? 2009 में मिला था। ये फर्स्ट वुमेन थी नोबेल प्राइज लेने वाली इकोनॉमिक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला था ओलिवर हॉर्ट और बैंक हॉर्नस्ट्रॉम को, वो मिला था कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा बैंक वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन। देखिए मुद्रा बैंक कब लॉन्च किए गए थे? 8 अप्रैल 2015। 2015 और 2014 में बहुत ज़्यादा स्कीम्स और प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। आपको याद होने चाहिए 2014 और 15 में कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, टेबल की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से, समरी कैसे बनानी है इसकी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा। वहीं पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्फ्रेंशियल का क्या मतलब है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, इनका मीनिंग जो है वो क्या इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इसके बेस पे हमने थ्योरी क्या बनानी है, प्रिडिक्शन क्या करनी है, डिसीजन क्या लेने हैं इस डाटा के बेस पे। ठीक है, तो ये काम होता है इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स का। और इसका आंसर हो जाता है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स होती तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FRBM इज द एब्रीविएशन ऑफ। देखिए FRBM की क्या फुल फॉर्म थी? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था? 2003 में। तो इसका आंसर हो जाएगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका हो गया ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 ग्रुप ऑफ कंट्री। देखिए G7 ग्रुप नाम है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 7 कंट्रीज होंगी। तो G7 में कौन कौन सी होती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन सी नहीं है। यूएसए है, रशिया नहीं है, फ्रांस है, जापान है। तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया यानी कि ऑप्शन ए। तो रशिया कंट्री नहीं है। देखिए इसका नाम पहले होता था G8 कंट्री। ओके, अब ये है G7 कंट्री यानी रशिया इसे छोड़ गया है। इसके अलावा इनके साथ क्या है? इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन को क्या कहते हैं? ये नॉन यूनिटेड मेंबर कहते हैं। ओके, तो G7 में यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है इन 7 कंट्रीज के साथ। पहले क्या था? पहले ये था 8 कंट्रियों का ग्रुप, लेकिन रशिया को कब इसमें से निकाल दिया गया? रशिया को निकाल दिया गया था 2014 में। रशिया ने 2014 में क्या किया था? क्रीमिया में एनेक्सेशन किया था। क्रीमिया एक जगह है, वहां पे कब्जा कर लिया था। तो वहां पे क्या हुआ? G8 कंट्री से रशिया को निकाल के G7 कंट्री बना ली थी। क्योंकि ये कंट्रियां कौन सी हैं? ये कंट्रियां हैं वेल्थियस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। वेल्थियस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। तो इनका मानना था कि जो रशिया है वो अब डेमोक्रेसी नहीं है। रशिया क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने रशिया को निकाल दिया था 2014 में। किस बात से गुस्से होगी? कि रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम अंडर एक्सेस कैपेसिटी एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अकर व्हेन। देखिए इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्ट में क्या होता है? वैसे नॉर्मल मोनोपोलिस्ट में इक्विलिब्रियम होना चाहिए जहाँ पे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्ट में क्या होता है? जब एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो उससे पहले, यानी कि अगर आउटपुट ये होना चाहिए तो मोनोपोलिस्ट के केस में आउटपुट क्या होता है? ये होता है। ओके, आउटपुट कम होता है और एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम भी नहीं होता, यानी कि ये जो डिक्रीज हो रहा होता है इस पोर्शन पे आउटपुट होता है मोनोपोलिस्टिक के केस में। अगर आपने मोनोपोलिस्टिक वाली वीडियो नहीं दी है तो ऊपर आई बटन में दी होगी, आप उधर से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट इज लेस देन द वन एट विच एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ये ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि आउटपुट क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो उस आउटपुट से कम आउटपुट होता है मोनोपोलिस्ट में, और वहीं पे उसका इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। साफ्ता स्टैंड फॉर। देखिए साफ्ता की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम। साउथ एशियन फॉरेन ट्रेड एसोसिएशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ अफ्रीकन नहीं, अफ्रीकन तो नहीं होगा, साउथ एशियन फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल भी नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड एसोसिएशन भी नहीं होगा,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन नहीं एरिया आएगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है साप्ता की फुल फॉर्म। और साप्ता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किनके बीच में है? सार्क कंट्रियों के बीच में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एसोसिएशन आएगा, लेकिन यहाँ पे साप्ता में एसोसिएशन नहीं एरिया आएगा, तो इसे ठीक कर लीजिएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। देखिए बोमल्स ने किसकी बात की थी? बोमल ने बात की थी सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, यानी ए का हो जाएगा 2। मैरिस ने किसकी बात की थी? मैरिस ने बात की थी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट, यानी कि बी का हो जाएगा 4। सियर्ट एंड मार्च ने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन की, यानी कि सी का हो जाएगा 3। और मार्शल ने किसकी बात की थी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, यानी डी का हो जाएगा 1। तो 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा, 2 2 4 3 1, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वेर्नन विच इज द सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए वेर्नन का पूरा नाम था रेमंड वेर्नन। ओके, इन्होंने थ्योरी दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसे लाइफ साइकिल थ्योरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन्होंने दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इनका क्या कहना था कि किसी इकोनॉमी में अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट होता है तो पहले तो उसकी उधर मोनोपोली रहेगी, उधर इन्वेंट हुआ है, उसके बाद क्या है, इकोनॉमियां जो है इसे इमिटेट कर लेती हैं, इस टेक्नोलॉजी को इमिटेट कर लेती हैं, वो प्रोडक्ट पूरी वर्ल्ड मार्केट में आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी प्रोडक्ट की। पहली स्टेज थी जिसमें प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोडक्शन की स्टेज। दूसरी स्टेज थी जब उसकी मार्केट ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू होगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज थी मार्केट मेच्योरिटी। मार्केट मेच्योरिटी का क्या मतलब है? इसके बाद सारी कंपनियां उस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगी, टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेंगी, इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसका प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज थी मार्केट डिक्लाइन। मार्केट डिक्लाइन ये कौन सी स्टेज है? यहाँ पे क्या है, उस प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाएगा, वो प्रोडक्ट टोटली चेंज हो जाएगा और उसमें क्या होगा, जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, उसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले क्या चलती थी? पहले कार्ट चलती थी। कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी जो है, जो हमारे घोड़े खींचते थे, आपने फॉरेन कंट्री में भी देखा होगा, इंडिया में भी देखा होगा, जो सवारियों के लिए क्या होता था, पहले घोड़े जो है वो खींचा करते थे एक कार्ट को। तो उस कार्ट में टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, बड़े बढ़िया बढ़िया कार्ट आने लगे, बहुत सोने सोने कार्ट आने लगे और उसके साथ साथ उनका प्राइस भी बढ़ता गया, तो उनकी मार्केट बढ़ती गई। उसके बाद एकदम से टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुआ और हमारे पास क्या आ गया, मोटर व्हीकल आ गए। और मोटर व्हीकल में फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है, मोटर व्हीकल आने स्टार्ट हो गए। फिर मोटर व्हीकल्स में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, फिर वहाँ पे अलग अलग टाइप के इंजन आने शुरू हो गए, अलग अलग टाइप के मॉडल आने शुरू हो गए, अब जो अलग अलग टाइप के माइलेज दे रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार आ गई। तो उन्होंने प्रोडक्ट की 4 स्टेज दी थी। प्रोडक्ट की स्टेज कौन कौन सी? एक इंट्रोडक्शन स्टेज, एक मार्केट ग्रोथ स्टेज, एक मार्केट मैच्योरिटी स्टेज और इसके बाद मार्केट डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो वर्णन के हिसाब से विच इज द सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर डेवलपिंग कंट्री, कौन सा सोर्स होता है? चीप लेबर कंबाइंड विद इंपोर्टेड कैपिटल, नो। इंपोर्टेड कैपिटल कंबाइंड विद इनोवेशन, नो। इनोवेशन कंबाइंड विद चीप लेबर, नो। चीप लेबर कंबाइंड विद हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड थ्रू इमिटेशन, ये क्या है, हाई टेक्नोलॉजी को इमिटेशन यानी कॉपी करके अडॉप्ट करने के बाद चीप लेबर का हम यूज करते हैं उसके साथ, ये होती है कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्किंग ऑफ इंडियन मॉनेटरी सिस्टम वाज स्टडीड बाय। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की वर्किंग जो है वो किस कमेटी द्वारा स्टडी की गई थी? ये कमेटी थी चक्रवर्ती कमेटी 1985। देखिए उर्जित पटेल कमेटी किसके बारे में थी? रिवाइजिंग एंड स्ट्रेंथिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। उर्जित पटेल कमेटी आई थी रिवाइजिंग एंड स्ट्रेंथिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। आर गांधी कमेटी, ये राहुल गांधी कमेटी नहीं है, इसे मत राहुल गांधी कमेटी सोच लीजिएगा। ये आर गांधी कमेटी 2005 थी। आर गांधी कौन थे? ये डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के, ठीक है। तो ये जो कमेटी आई थी, ये कमेटी थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के से रिलेटेड कि कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलर बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जिन बैंक की कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा थी उनके बारे में डिस्कस किया गया था कि कैसे हम इन्हें रेगुलर बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। फिर आई चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी 1985 में आई थी। उन्होंने क्या किया था, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को स्टडी किया था। फिर आई नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी 1980 गलत है, जहां तक मुझे याद है नरसिम्हन कमेटी एक 1991 में आई थी और एक 1998 में आई थी। ये नरसिम्हन कमेटी 1 कहते हैं, इसे नरसिम्हन कमेटी 2 कहते हैं, इसे हम बैंकिंग सेक्टर कमेटी भी कहते हैं। तो अगर नरसिम्हन कमेटी की जगह बैंकिंग सेक्टर कमेटी की बात हो तो कौन सी नरसिम्हन कमेटी की बात हो रही है? नरसिम्हन कमेटी 2 की बात हो रही है, यानी कि जो 1998 में आई थी उसकी बात आ रही है। और ये 1998 वाली कमेटी क्यों आई थी कि जो हमने डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए थे बैंकिंग सेक्टर में, उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी 1998 में, जिसे बैंकिंग सेक्टर कमेटी भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को स्टडी किया गया था चक्रवर्ती कमेटी के द्वारा। वैसे इन्होंने 1985 में रिपोर्ट पब्लिश की थी, आई ये 1982 में थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एट द फोकल पॉइंट ऑफ डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये क्या है, इंटरचेंज कर दिया है इन्होंने। एडम स्मिथ ने बात की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जबकि डेविड रिकार्डो ने बात की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट क्वार्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइंग ए फ्यूचर ट्रांजेक्शन डेट, वन दैट इवन मे बी सेवरल ईयर अवे फ्रॉम, आर कॉल्ड एज। देखिए जो हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में, और जब हम करंट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं वो हम बात करते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि ऑप्शन बी। व्हेन एक्सचेंज रेट चेंज फ्रॉम, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये हमने लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए क्या हुआ एक्सचेंज रेट में, पहले $1 आ रहा था 65.22 रुपीज़ का, अब $1 आ रहा है 67.22 रुपीज़ का, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो या तो वो डिवैल्यूएशन हुआ होगा या डेप्रिसिएशन हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट फोर्सेस ने किया है इसे चेंज। अगर तो ये आरबीआई द्वारा किया जाता है तो ये डिवैल्यूएशन हो जाता है। अब क्योंकि मार्केट फोर्सेस ने किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट साइकिल हाइपोथेसिस, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हाइपोथेसिस ये किसने दी थी, हमें वेर्नर ने दी थी। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन 2। स्पिल ओवर थ्योरी, स्पिल ओवर थ्योरी दी गई थी लिंडर के द्वारा, यानी कि इस बी का हो जाएगा 3। अवेलेबिलिटी थ्योरम, अवेलेबिलिटी थ्योरम दी गई थी ट्रेविस के द्वारा, तो सी का हो जाएगा 4। प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म डेविड ह्यूमे, तो इसका हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 ये ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज। देखिए जब साइमल्टेनियस इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होती हैं तब हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर प्रोसीजर आ जाए या 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर प्रोसीजर आ जाए, इन दोनों का यूज करते हैं हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड में साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर की जगह 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर भी होता तब भी हम किसका यूज करते, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड का यूज करते। अब ये 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज इन दोनों में से एक में भी किया जाता है, किसमें किया जाता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड यूज्ड टू एनालाइज स्टोकेस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इकोनॉमिक टाइम सीरीज ऑन देयर ओन इज नोन एज। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अरीमा मॉडल। अरीमा मॉडल क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, और इसी का यूज करते हैं हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए, यानी कि जो इवेंट बार बार होते रहते हैं, जो इवेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते रहते हैं, उनकी फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है अरीमा मॉडल का। और अरीमा की फुल फॉर्म क्या है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। तो इसका आंसर हो गया अरीमा मॉडल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स टेक्स अ वैल्यू क्लोज टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए इस फॉर्मूले का आपको पता होगा, d इज इक्वल टू 2 1 माइनस पी। यहाँ पे d क्या है, डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। यहाँ पे p क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। तो हमें पूछा है कि अगर डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्लोज टू 0 हो तो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लीजिए d की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2p, यानी कि 2p इज इक्वल टू में 2, p इज इक्वल टू में 1। तो अगर डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोज टू 1 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोज टू +1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। देखिए मल्टी कोलिनियरिटी के केस में ओएलएस एस्टिमेटर की क्या वैल्यू होती है, एक तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, दूसरा ये अनबाइज्ड होते हैं, तीसरा ये एफिशिएंट होते हैं। ओके, वहीं पे यहाँ पे आ जाता ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन के केस में क्या आ जाता, कंसिस्टेंट आ जाता, अनबाइज्ड आ जाता और साथ में इनएफिशिएंट आ जाता। सिर्फ ये चेंज आता है। यहाँ पे क्या होता है मल्टी कोलिनियरिटी के केस में एफिशिएंट, लेकिन ऑटो कोरिलेशन के केस में इनएफिशिएंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24th का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ y एंड x बाय 1000 एंड रीएस्टिमेट द रिग्रेशन, द स्लोप कोएफिशिएंट एंड इन स्टैंडर्ड एरर विल बी। देखिए अगर हमने y एंड x दोनों वेरिएबल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका स्लोप कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।